Hello students, welcome to my YouTube channel Geography Guru. Today we are going to discuss about class 10th SST Social Science worksheet number 32. Today's worksheet is very important one. अगर हम बोर्ड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू की बात करें तो आज की वर्कशीट है काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है. In this worksheet we are going to discuss three important topics. First one is the role of French Revolution in the rise of nationalism in Europe. Second one is the Civil Code of 1804 जिसको हम नेपोलियन कोड भी बोलते हैं. एंड थर्ड वन इज़ द लिबरल नेशनलिज्म. ये क्या है? तो तीनों चीज़ें हम डिस्कस करेंगे डिटेल में. एंड आफ्टर दैट सम इजी क्वेश्चंस आर देयर गिवन एंड वी आर गोइंग टू डिस्कस देम ऑल्सो. लेट्स बिगिन एज इट इज़ विजिबल ऑन योर स्क्रीन. दिस इज़ वर्कशीट नंबर 32. आवर सब्जेक्ट सोशल साइंस SST एंड हिस्ट्री इज़ गोइंग ऑन. डेट 17th of September 2020. नेशनलिज्म इन यूरोप हमारा चैप्टर चल रहा है. yesterday we discussed what is nationalism. Nationalism means the feeling of oneness, the feeling of loyalty toward the nation, or the feeling that we feel at the time of the national anthem. That is also nationalism. यानी कि जब हम राष्ट्रगान गाते हैं जो फीलिंग महसूस करते हैं ना, वो राष्ट्रवाद है. या हम देश से जो जुड़ाव महसूस करते हैं, देश से जो प्यार महसूस करते हैं, जो लव महसूस करते हैं, वो नेशनलिज्म है. सो यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं कि यूरोप में राष्ट्रवाद यानी कि ये जो भावना थी एक होने की, देश के प्रति लॉयल्टी की, उसकी शुरुआत कैसे हुई. तो चलिए हम वहीं से शुरुआत करें. पहला जो हमारा टॉपिक है ग्रेजुअल डेवलपमेंट ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, कि यूरोप में कैसे आगे बढ़ा ये राष्ट्रवाद. सो फर्स्ट थिंग दैट बिगिन दैट प्रोसेस, जिससे शुरुआत हुई, दैट वाज द फ्रेंच रेवोल्यूशन ऑफ 1789. फ्रेंच रेवोल्यूशन गिव मेनी आइडियाज़ टू द इंटायर यूरोप. पूरे यूरोप को कई सारे आइडियाज़ दिए, सच एज द आइडियाज़ ऑफ इक्वालिटी, आइडियाज़ ऑफ फ्रेटर्निटी, फ्रीडम, वन लैंग्वेज, वन नेशन, वन लॉ एंड वन फ्लैग एट्सेट्रा. कई सारी चीज़ें सीखने को मिली. एंड फ्रांस जो था दैट सेट द एग्जाम्पल फॉर द इंटायर यूरोप दैट इट इज़ पॉसिबल. उन्होंने एक एग्जाम्पल सेट किया. सो फर्स्ट ऑफ ऑल द यूरोपियन नेशंस, यूरोपियन कंट्रीज, दे टुक द इंस्पिरेशन फ्रॉम फ्रेंच रेवोल्यूशन. वो फ्रेंच रेवोल्यूशन से प्रभावित थे. उसके बाद इसको जो नेशनलिज्म था उसको और ज़्यादा मजबूत किया सिविल कोड ऑफ 1804 ने. इन 1804 नेपोलियन इंट्रोड्यूस्ड सिविल कोड, दैट इज ऑल्सो नोन एज नेपोलियन कोड. अब सिविल कोड क्या था? दैट वाज ए सेट ऑफ लॉज, कानून था. वी कैन से दैट इट वाज ए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ दैट टाइम. उस टाइम का एक कॉन्स्टिट्यूशन था. एंड व्हाट वाज देयर इन दैट कॉन्स्टिट्यूशन, व्हाट वाज देयर इन नेपोलियन कोड में क्या था? ही इंट्रोड्यूस्ड यूनिफॉर्म लॉज, ही इंट्रोड्यूस्ड यूनिफॉर्म scale of measurement, he introduced single currency, he introduced one tax for the entire nation, and he abolished feudal system, he abolished restrictions on the guild etc. यानी पूरे देश में सब कुछ एक जैसा कर दिया. एक मुद्रा, एक करेंसी, एक कानून, एक भाषा, एक व्यापार के नियम, एक जैसे माप तोल के पैमाने. सो ऐसे जब सब एक हो जाता उस वक्त, सो द पीपल हु आर अंडर द नेपोलियन एम्पायर, दे फेल्ट दैट वी आर अटैच्ड टू वन नेशन, वी आर इक्वल, वी आर लिविंग इन ए वन नेशन. उनको लगा कि हाँ हम सब एक हैं. तो यहाँ नेपोलियन कोड था दैट टू हेल्प्ड इन द ग्रोथ ऑफ द नेशनलिज्म इन द यूरोप, पर्टिकुलरली इन फ्रांस. एंड फ्रांस एट दैट टाइम, नेपोलियन की अगर बात की जाए तो काफ़ी सारा यूरोप फ्रांस के अंडर में आता था. तो ये सिर्फ वहीं पे नहीं था इम्पैक्ट, इट इंस्पायर्ड द अदर नेशंस टू, अदर यूरोपियन कंट्रीज टू. बाकी को भी इंस्पिरेशन मिली दैट इफ़ इट इज़ पॉसिबल इन फ्रांस, इट इज़ पॉसिबल इन द अदर एरियाज और अदर कंट्रीज ऑल्सो. सो नेपोलियन कोड ने एक वो भावना भरी कि हाँ एक जैसा सब हो सकता है. And it is possible with the one language, common culture, common history, common geographical area etc. अगर हम एक है तो it means that we are separate and we can form our own nation. उसके बाद वीना कांग्रेस और वीना कॉन्फ्रेंस आप इसको बोल सकते हो ऑफ 1815, दैट
ऑल्सो हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म यूरोप। इनडायरेक्टली कैसे हेल्प किया कि फ्रेंच एम्परर नेपोलियन वॉज डिफीटेड एट वाटरलू। वाटरलू के युद्ध में नेपोलियन की हार हो जाती है, और नेपोलियन की हार के बाद ऑस्ट्रिया, ब्रिटेन, रशिया, पर्शिया ये बंदरबांट के लिए इकट्ठे होते हैं नेपोलियन की हार के बाद। एंड द मेन मोटिव एट दैट टाइम इन द वीना कांग्रेस वॉज टू मेक फ्रांस वेरी वीक। उनका था कि फ्रांस को कमज़ोर कर दो। क्यों? बिकॉज एट दैट टाइम द फ्रांस वॉज द मोस्ट पावरफुल एम्पायर एट दैट टाइम, काफ़ी पावरफुल था। और मेटरनिक तो कहा भी करता था कि जब फ्रांस छींकता तो पूरे यूरोप को जुकाम हो जाता है। व्हेन फ्रांस नीज एंटायर यूरोप कैचेस कोल्ड। तो वो इसीलिए कहता था क्योंकि फ्रांस में हलचल होती, यूरोप में प्रॉब्लम होती। सो वीना कांग्रेस वॉज हेल्ड इन 1815 एंड टू मेक द फ्रांस वीक दे डिवाइडेड द फ्रांस इनटू द सेवरल स्टेट्स। उन्होंने अलग अलग स्टेट्स में डिवाइड कर दिया। दे सेट अप इन द नॉर्थ बेल्जियम एंड नीदरलैंड, इन द साउथ स्विट्जरलैंड, पोलैंड ऑन द वन साइड, ऐसे स्टेट बना दिए। एंड दीज स्टेट्स वर फॉर्म्ड ऑन द बेसिस ऑफ कॉमन कल्चर, कॉमन लैंग्वेज एट्सेट्रा। अब किया तो क्या किस लिए गया था? फ्रांस को कमज़ोर करने के लिए, बट अननोइंगली वो एक लैंग्वेज के बेस पे, एक कल्चर के बेस पे, एक ज्योग्राफिकल एरिया के बेस पे सेटअप किए थे। एंड इनडायरेक्टली दैट टू हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म यूरोप। इससे उन देशों के लोगों को लगा कि नहीं, हम तो अलग हैं, वी आर सेपरेट, वी आर ए सेपरेट नेशन, हम अलग देश हैं। तो इससे भी वहाँ पर एक फीलिंग हुई कि यस, इफ़ वी आर हैविंग द सेपरेट कल्चर, लैंग्वेज और ज्योग्राफिकल एरिया, हिस्ट्री, वी आर ए सेपरेट नेशन। तो इसने भी हेल्प की। उसके बाद रेवोल्यूशन ऑफ लिबरल्स 1848। इन 1848 लिबरल्स जो थे, जिनको हम हिंदी बोलते हैं उदारवादी, लिबरल्स मीन्स दोज हु वांटेड चेंज, उनको हम लिबरल्स बोलते हैं। और रेडिकल्स होते हैं जो क्विक चेंज चाहते हैं, और कंजर्वेटिव होते हैं दोज हु वर नॉट इन द फेवर ऑफ चेंज। तो वो लिबरल्स थे, दे वांटेड ए चेंज इन द सोसाइटी। एंड ऑल द लिबरल्स वर द एजुकेटेड क्लास, एजुकेटेड मिडिल क्लास थे, वो लिबरल्स थे। दे ऑर्गेनाइज्ड अ रेवोल्यूशन इन 1848 in Germany for the unification of the Germany, and they offer as a emperor of the Germany to the king of Persia। जो पर्शिया के किंग थे उनको ऑफर किया टू बी द एम्परर ऑफ द यूनाइटेड जर्मनी, बट ही डिनाइड एट दैट टाइम, ही रिफ्यूज टू बी द एम्परर ऑफ द यूनाइटेड जर्मनी, क्योंकि वो फेवर में नहीं थे। किसके? इन द डेमोक्रेसी, इन द फेवर ऑफ लिबरल्स, इसलिए उन्होंने डिनाई कर दिया। लेकिन although this was an unsuccessful revolution, but this inspired the other nations that it is possible. We need to be more cautious about it. We need to be more powerful. We need to do something little bit more for a single nation. तो उन्होंने मोटिवेट किया कि हाँ, हम सक्सेसफुल नहीं रहे, लेकिन एक राष्ट्र बन सकता है, इट इज़ पॉसिबल। थोड़ा सा वो चूक गए थे। सो दैट टू हेल्प्ड or motivated the liberals for the nationalism, and nationalism become even more stronger in the European countries after 1848। और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हुआ ये जो फीलिंग थी। उसके बाद यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी 1866 to 1871। यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी that was a long process under the leadership of Bismarck। Bismarck was the chief minister of पर्शिया। पर्शिया क्या था? वो सबसे बड़ा पार्ट था जर्मनी का, तो उनकी लीडरशिप में होता है। एंड ही फॉट 3 wars इन 5 years, एंड फाइनली इन 1871 जर्मनी वॉज यूनाइटेड, और द यूनिफिकेशन प्रोसेस ऑफ द जर्मनी वॉज कम्प्लीट इन 1871 में पूरी हो जाती है। अब पहला जो राष्ट्र ये बना, हालांकि इससे पहले भी यूनिफिकेशन हो चुका था ब्रिटेन का और इटली का, लेकिन जर्मन यूनिफिकेशन inspired other countries such as the Belgium, Netherlands, Poland etc. to follow that process। यानी इसने भी और ज़्यादा मजबूत किया कि it is practically possible। Then the unification of Italy, ये यहाँ पे पहले आना था because it completed in 1861। यहाँ पे 71 mention किया गया, that is not correct। So Italy's unification was completed in 1861। Italy was divided into 7 parts।
अंडर द लीडरशिप ऑफ कावूर। कावूर वॉज द चीफ मिनिस्टर ऑफ पिडमांट एंड सार्डिनिया, जो इन 7 पार्ट्स में से एक था। तो उनके लीडरशिप में ये कंप्लीट होता है 1861 में। दिस वाज आल्सो ए कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, ये भी काफ़ी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस रही थी। सो द यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, यूनिफिकेशन ऑफ द इटली, दैट सेट एन एग्जाम्पल दैट इट इज़ प्रैक्टिकली पॉसिबल। इट कैन बी कॉम्प्लेक्स, इट कैन बी लॉन्ग प्रोसेस, बट इट कैन हैपन। तो ये प्रोसेस रही थी कि नेशनलिज्म कैसे आगे बढ़ा, ग्रेजुअल डेवलपमेंट ऑफ द नेशनलिज्म। फ्रेंच रेवोल्यूशन से शुरुआत होती है और धीरे धीरे आगे बढ़ता जाता है। एंड किस शेप में आता है, जैसा आज का हम यूरोप देखते हैं। नाउ वी हैव द नेशन स्टेट इन द इंटायर यूरोप और इन द इंटायर वर्ल्ड। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड हियर। फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन, द फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज इंडिविजुअली, the French revolutionaries introduced various measures and practices that could create a sense of collective identities, nationalism among the French people. जब फ्रेंच रेवोल्यूशन की शुरुआत होती है, द फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज टुक वेरियस स्टेप्स, काफ़ी सारे ऐसे कदम उठाते हैं दैट कुड क्रिएट ए सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी अमंग द फ्रेंच पीपल, जिससे कि उनको लगे कि हम एक हैं। सच एज दे इंट्रोड्यूस्ड फ्रेंच फ्लैग, they declared French as their common language. They also introduced a uniform for the revolutionaries, जैसे लाल टोपी थी, आपने 9th में पढ़ा है। तो ऐसे कुछ कदम उठाए गए किससे, रेवोल्यूशन से पहले। एंड आफ्टर द रेवोल्यूशन टू मेनी स्टेप्स वर टेकन, उसके बाद भी कुछ कदम ऐसे उठाए गए जिससे द सेंस ऑफ द कलेक्टिविज्म, द सेंस ऑफ द कलेक्टिव आइडेंटिटी बिकम इवन मोर स्ट्रॉन्गर। और ये जो सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी था, यही नेशनलिज्म था। तो ये इसके बाद जो नेपोलियन कोड है, दैट फर्दर टेक फॉरवर्ड दिस मोमेंट, इसको वो और आगे लेके जाते हैं। तो हम इस वर्कशीट में 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिनको अलग से हम करने वाले हैं। ऑल 3 आर को रिलेटेड, एक दूसरे से रिलेटेड है और बहुत आसान है। फर्स्ट है इम्पैक्ट ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन, सेकेंड वन इज़ द सिविल कोड ऑफ 1804 एंड थर्ड वन इज़ द लिबरल नेशनलिज्म। सिर्फ 3 मिनट में हम इनको कंप्लीट करेंगे। फर्स्ट वन है फ्रेंच रेवोल्यूशन नेशनलिज्म, हाउ फ्रेंच रेवोल्यूशन कंट्रीब्यूटेड इन द डेवलपमेंट ऑफ नेशनलिज्म, कैसे योगदान दिया। पहला, रूल बेस्ड ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन। आफ्टर द फ्रेंच रेवोल्यूशन, फ्रेंच पीपल वेंट फॉर द रूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, दे इंट्रोड्यूस द रूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इंट्रोड्यूस किया गया। अब इससे क्या हुआ, वन नेशन वन लॉ, एक देश एक कानून। इससे क्या हुआ, इट क्रिएटेड और डेवलप्ड द सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी अमंग द फ्रेंच पीपल। लोगों में एक भावना पैदा हुई कि हम सब एक देश से जुड़े हैं। एंड दैट वाज नॉट ओनली इन द फ्रांस, फ्रांस वाज सेटिंग द एग्जांपल फॉर द इंटायर यूरोप, पूरे यूरोप के लिए वो एग्जांपल सेट कर रहा था। सेकेंड, आइडियाज लाइक द इक्वालिटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी वर ऑल्सो गिवन बाय द फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड दैट टू helped in the growth of the nationalism in France and the entire Europe. इससे भी क्या हुआ, they felt that, they realized that we belong to the one nation. If we are having the same rights, if we are having the same laws, it means that we are same, we belong to one country. तो इससे भी लोगों में एक वो फीलिंग डेवलप हुई। इसके अलावा न्यू ट्राई कलर फ्रेंच फ्लैग वो जो ऑल्सो इंट्रोड्यूस ड्यूरिंग दैट टाइम, जैसे हमारे देश में हुआ था, तिरंगा इंट्रोड्यूस किया गया था, एक सिंबल बन गया था ब्रिटिश गवर्नमेंट के प्रोटेस्ट का, एक सिंबल बन गया था इंडियन गवर्नमेंट का। अब भी जब हम तिरंगा देखते हैं एक अलग सी फीलिंग आती है, वी आर इंडियन। सो फ्रेंच फ्लैग was introduced and that too helped in the rise of nationalism in France and later in the entire Europe. Establishment of the National Assembly and uniform system of VAT and measures and French become the common language of the nation. 3 और कदम उठाए गए। पहला, establishment of the National Assembly. They set up the National Assembly. It means that the entire people become the ruler because they had the right to elect their representative. तो उनको लगा कि हम अपने राजा को खुद चुन रहे हैं। कहाँ चुन रहे हैं, सिर्फ फ्रांस में चुन रहे हैं। It means that we all people living in the areas of France, we are same, we are having the equal rights and we are belonging to the one nation. दूसरा ये था यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट एंड मेजर्स, सिर्फ लॉज नहीं, मेजरमेंट के जो सिस्टम था, स्केल्स थे, वो भी यूनिफॉर्म कर दिए गए। इसके साथ साथ फ्रेंच लैंग्वेज वो डिक्लेयर्ड एज ए
कॉमन लैंग्वेज फॉर द एंटायर नेशन। सो इन सभी जो स्टेप्स थे दैट हेल्प्ड इन द डेवलपमेंट ऑफ द नेशनलिज्म इन यूरोप, और इस सब को देख रहा था यूरोप, फ्रांस में जो हो रहा था वो यूरोप देख रहा था। तो इसने बड़ा एक योगदान दिया कि यस इट इज़ पॉसिबल, ऐसा हो सकता और ऐसा होगा। उसके बाद फर्दर इस मोमेंट में हेल्प की राइज ऑफ द नेशनलिज्म इन यूरोप, वो था सिविल कोड ऑफ 1804 जिसको हम नेपोलियन कोड बोलते हैं। नेपोलियन वॉज द एम्परर ऑफ फ्रांस एंड ही इंट्रोड्यूस्ड नेपोलियन कोड इन 1804 जिसको हम नेपोलियन का उस टाइम का कॉन्स्टिट्यूशन कह सकते हैं। ओके तो उस कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ ऐसे स्टेप्स थे, कुछ ऐसे लॉज थे जिसे वहाँ पर यूनिटी है वो डेवलप हुई। क्या क्या था? जैसे ही अबॉलिश द ऑल प्रिविलेज बेस्ड ऑन बर्थ, इट मीन्स दैट ऑल द पीपल बिकम इक्वल, कि जो जन्म के आधार पे थे कि राजा का बेटा राजा, जमींदार का बेटा जमींदार, ख़त्म कर दिया उसने, नहीं, वी ऑल आर सेम। सेकेंड, इक्वालिटी बिफोर द लॉ वॉज एस्टेब्लिश्ड, इक्वालिटी बिफोर द लॉ एस्टेब्लिश्ड की गई, दैट टू क्रिएटेड द सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी अमंग द फ्रेंच पीपल, इससे भी उनको लगा कि हाँ हम सब एक हैं। थर्ड, एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स वर सिंप्लीफाइड, जैसे अब हम देखते हैं स्टेट गवर्नमेंट, उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट, सेम वहाँ पर सेटअप किया गया, दैट मेजर इश्यूज वर इन द हैंड ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट और द नेपोलियन, उनके अंडर में थे। इससे भी लोगों को लगा कि यस वी बिलोंग टू नेशन नेम फ्रांस। फ्यूडल सिस्टम वॉज अबॉलिश्ड, दैट वॉज ऑल्सो ए बैरियर इन द नेशनलिज्म या यूनिफिकेशन ऑफ द कंट्री, उसमें एक बैरियर थे क्योंकि जो फ्यूडल सिस्टम था वो छोटे छोटे टुकड़ों में बांट रहा था, उसको ख़त्म कर दिया गया। पीजेंट्स वर फ्रीड फ्रॉम द सर्फडम एंड मेनोरियल ड्यूज़, पीजेंट्स थे उनको भी अलग अलग जो ड्यूज़ देने पड़ते थे वो ख़त्म कर दिए। हाँ, यहाँ पे हम एक लाइन यूज़ कर सकते हैं, यूनिफॉर्म टैक्सेस वर इंट्रोड्यूस्ड, पूरे देश के लिए एक जैसे कर लागू कर दिए गए। इससे भी उनमें फीलिंग आई कि यस वी आर सेम, वी आर लिविंग इन ए वन नेशन। एंड गिल्ड रिस्ट्रिक्शंस वर रिमूव्ड इन द टाउन्स, अर्लियर गिल्ड क्या थे? यूनियन थी, किसकी? व्यापारियों की। एंड ऑल द पीपल वर नॉट अलाउड टू ज्वाइन द गिल्ड, मीन्स दे वर नॉट परमिटेड टू डू द ट्रेड, वो व्यापार नहीं कर सकते थे, बिजनेस नहीं कर सकते थे, वो ख़त्म कर दिया। यानी एक देश में सब कुछ एक जैसा कर दिया। लेटर वन करेंसी वॉज इंट्रोड्यूस्ड एंड यूनिफॉर्म scale of measurements were also introduced and uniform laws related to the business or the trade was also introduced। कुछ ऐसे कदम उठाए गए जिससे वहाँ के लोगों में एक भावना आई कि yes we are living in the one nation। तो सिविल कोड है that to help a lot in the ग्रोथ ऑफ द नेशनलिज्म यूरोप, इसने भी काफ़ी मदद की। तो यहाँ पे आपको ये नहीं समझना कि कैसे मदद की, ये क्वेश्चन अलग अलग से रहेंगे। व्हाट वर द मेन फीचर्स ऑफ सिविल कोड ऑफ 1804, ये आपको समझना है। हाउ फ्रेंच रेवोल्यूशन हेल्प्ड इन द राइज ऑफ नेशनलिज्म, इसको आपको समझना है। उसके बाद तीसरा है लिबरल नेशनलिज्म, इसका भी अगर क्वेश्चन अलग से सेपरेट आता है तो वो यही आएगा कि व्हाट वर द मेन फीचर्स ऑफ लिबरल्स, उदारवादियों के विशेषताएं क्या थी, या लिबरल नेशनलिज्म के फीचर्स, एक ही बात है क्या थी। तो लिबरल नेशनलिज्म क्या था? लिबरल, कंजर्वेटिव्स एंड रेडिकल, तीन ग्रुप थे उस वक्त। रेडिकल वांटेड चेंज एंड दे वांटेड चेंज इमीडिएट, तुरंत चेंज चाहते थे। सेकंड था कंजर्वेटिव, कंजर्वेटिव वर इन द फेवर ऑफ मोनार्की सिस्टम एंड दे डिडंट वांट ए चेंज, वो चेंज नहीं चाहते थे, लकीर के फकीर थे। थर्ड ग्रुप था लिबरल्स, liberals they wanted a change in the society, they wanted positive change in the society, they wanted gradual change in the society, धीरे चाहते थे, चेंज चाहते थे, पॉजिटिव चेंज चाहते थे। लिबरल मीन्स द एजुकेटेड क्लास ऑफ दैट टाइम एंड दे वर द की इन द ग्रोथ ऑफ द नेशन, की जो था, की प्लेयर जिसे हम कहते हैं, एंकर का रोल इन्होंने प्ले किया था। अब ये लिबरल्स थे, उनकी क्या फीचर्स थे, जो लिबरल नेशनलिज्म के फीचर या लिबरल लोगों के फीचर्स थे? तो उनका पहला ये था कि दे वर अगेंस्ट द ऑटोक्रेसी और द मोनार्की सिस्टम, दे वांटेड एन एंड ऑफ द ऑटोक्रेसी, वो चाहते थे कि मोनार्की सिस्टम ख़त्म होना चाहिए। दे वांटेड ए कॉन्स्टिट्यूशन बेस्ड रूल, वो चाहते थे कि एक कानून हो, एक कॉन्स्टिट्यूशन हो और उसके आधार पे शासन हो। दे वर इन द फॉर्म ऑफ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, यानी वो चाहते थे कि लोग हैं वो इलेक्ट करें अपनी रिप्रेजेंटेटिव को और वो सरकार चले। दे वांटेड द एंड ऑफ प्रिविलेज, दैट पीपल शुड नॉट हैव द स्पेशल राइट्स
स्पेशल राइट्स नहीं होना चाहिए। अगर ऑटोक्रेसी खत्म होगी तो नेचुरली ये भी चला जाएगा। दे वर इन द फेवर ऑफ इक्वालिटी बिफोर लॉ, वो चाहते थे पूरे देश में एक जैसा कानून हो। द राइट टू वोट शुड बी गिवन टू द पीपल, ऑल्दो एट दैट टाइम लिबरल्स वर नॉट इन द राइट टू वोट गिवन टू ऑल द पीपल, दे वर नॉट इन द फेवर ऑफ दैट वन। वो चाहते थे कि लिमिटेड राइट टू वोट शुड बी गिवन एंड इट शुड बी गिवन टू द एजुकेटेड एंड रिच क्लास, उनको ही दिया जाए। हालांकि वो राइट टू वोट के फेवर में थे। एंड दे वांटेड फ्री मार्केट, ये दोनों एक जैसी है कि दे वांटेड द यूनिफॉर्म लॉज ऑफ ट्रेड टू, यानी इनके जो आइडियाज़ थे वो किससे मैच करते थे, मैच करते थे सिविल कोड ऑफ 1804 से। तो वो भी ऐसे ही, यानी कि दीज पीपल वर इन द सपोर्ट ऑफ डेमोक्रेसी, they wanted to an end of autocracy, they wanted the uniform laws for the countries, they wanted free trade for the entire nation। ये उनके फीचर्स थे जिनके वो फेवर में थे। नाउ लेट्स मूव टू आवर क्वेश्चन आंसर्स। 4 easy questions are given। फर्स्ट क्वेश्चन है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन। एक्सप्लेन द फीचर्स ऑफ सिविल कोड ऑफ 1804, जिसको हम नेपोलियन कोड भी बोलते हैं, उसके फीचर्स क्या है। पहला, ऑल प्रिविलेज बेस्ड ऑन द बर्थ वर अबॉलिश्ड, बर्थ राइट्स हैं वो अबॉलिश कर दिए गए। सेकेंड, इक्वालिटी बिफोर द लॉ वॉज सेटअप, इक्वालिटी बिफोर लॉ वो सेटअप की गई। थर्ड, फ्यूडल सिस्टम वॉज अबॉलिश्ड, फ्यूडल सिस्टम है उसको ख़त्म कर दिया गया। फोर्थ, one currency one nation was introduced, earlier in the beginning there were the 2 or 3 currencies and later only single currency was introduced. Uniform scale of measurement was introduced, guild restrictions were removed, it means that we can say that one nation one laws or uniform laws for the trade, ये भी इंट्रोड्यूस किया गया। तो इनमें से आप कुछ लिख सकते हो, वन नेशन वन लॉ, वन नेशन वन करेंसी, वन नेशन वन स्केल ऑफ मेजरमेंट, वन नेशन वन रूल्स अबाउट द ट्रेड। तो ये सब कुछ सेटअप किया गया 1804 सिविल कोड में। नाउ लेट्स मूव टू द सेकंड क्वेश्चन। हाउ डिड द फ्रेंच रेवोल्यूशन स्ट्रेंथन द आइडिया ऑफ रेवोल्यूशन, स्ट्रेंथन द आइडियाज ऑफ नेशनलिज्म, नेशनलिज्म के आइडिया को कैसे मजबूत किया। तो 3 आसान से पॉइंट है। पहला ये था द फ्रेंच रेवोल्यूशन, फर्स्ट द फ्रेंच रेवोल्यूशन गेव द आइडियाज ऑफ इक्वालिटी, फ्रीडम एंड फ्रेटर्निटी, 3 आइडियाज़ दिए विच डेवलप्ड अ सेंस ऑफ यूनिटी अमंग द पीपल ऑफ द कंट्री। लोगों को लगा अगर इक्वालिटी आई तो क्या लगा कि हम सब एक हैं, आज़ादी सबको मिली थी। सो इट डेवलप्ड ए सेंस ऑफ यूनिटी अमंग द पीपल ऑफ द कंट्री। सेकेंड, द यूज ऑफ वन लैंग्वेज, दैट वॉज फ्रेंच लैंग्वेज का यूज़ किया गया। एंड वन फ्लैग इन द फ्रेंच रेवोल्यूशन ऑल्सो स्ट्रेंथन द आइडियाज ऑफ वन नेशन और नेशनलिज्म और वननेस। सेकेंड जो था यूज ऑफ वन लैंग्वेज था, वन लैंग्वेज वन फ्लैग था, दैट टू हेल्प्ड इन द ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, यानी कि एक जब भाषा का यूज़ किया गया तो इससे भी हेल्प मिली। थर्ड इज देयर यूनिफॉर्म लॉज वर इनेक्टेड थ्रू आउट द कंट्री, दिस ऑल्सो लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ नेशनलिज्म अमंग द पीपल। थर्ड था यूनिफॉर्म लॉज है वो इंट्रोड्यूस किए गए एंड दैट also created the feeling among the sense among the people that we are living in a one nation. So ये 3 तरीके से फ्रेंच रेवोल्यूशन ने नेशनलिज्म की ग्रोथ में हेल्प की। थर्ड क्वेश्चन इज देयर, मेंशन द फीचर्स ऑफ लिबरल नेशनलिज्म। लिबरल नेशनलिज्म है उसके फीचर्स क्या क्या हैं, आसान से तरीके से हम लिखेंगे। लिबरल्स वर इन द सपोर्ट ऑफ डेमोक्रेसी एंड पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। सेकेंड, लिबरल्स वांटेड द एंड ऑफ मोनार्की। Third, liberals were in the favor of equality before law. Fourth, liberals were also in the support of free trade. Fourth question है, last question है, which ideas of the French Revolution impress you the most and why? कौन से ideas है जिन्होंने आपको सबसे ज़्यादा impress किया और क्यों किया। I am impressed, मैं अपनी तरफ से बता रहा हूँ, I am impressed by the ideas of rule of law, equality, freedom and fraternity of the French Revolution because these are the foundation of democracy and equal development, क्योंकि democracy और equal development के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। So that's all in this long worksheet। थोड़ी लंबी हो गई है लेकिन बहुत कुछ इसमें बताना था, फिर भी मैंने जल्दी कोशिश की है। उम्मीद करता हूँ आपकी स्टडी अच्छी चल रही होगी। इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। एक छोटा सा कमेंट भी कीजिएगा अपने नाम और
क्लास तो आपकी मुझे पता है, साथ ही साथ अपने स्कूल के साथ। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।